हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो बाल विकास यूपी टेट एग्जाम 2026 के रिलेटिव बाल विकास के महत्वपूर्ण वीडियो टॉप जो आपके 50 प्रश्न को कवर करेंगे और देखेंगे। इसमें 20 प्रश्न में आप लोगों के जो कंटेंट हैं वो भी रहेंगे और जो आपकी पेडागोजी है उससे भी रिलेटिव प्रश्न को देखना होगा। ठीक है, तो बाल विकास के महत्वपूर्ण वीडियो जो आपका एग्जाम है 2026 में यूपी टेट कंडक्ट कराया जाने वाला है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास सीडीपी के इस टॉप 50 प्रश्नों को आप कवर करिए और अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम हम पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या कहलाती है। याद रखिएगा, यह भाषा से है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से मतलब कि वह चीज़ें बिना किसी परिश्रम के, बिना मेहनत से, बिना अलग से टाइम निकाले हम सीख लेते हैं, बहुत आसान चीज़ों से वो सीख लेते हैं, वह भाषा क्या कहलाती है। तो जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं, कि आपका राष्ट्रभाषा बोलते हैं, कि आपका उपभाषा बोलते हैं, कि आपका मातृभाषा बोलते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि वह भाषा जिसको सीखने के लिए अलग से किसी चीज़ की हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं, उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और मातृभाषा हम परिवार से, समाज से, माता से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीख ली जाती है उसे हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। राइट बात। चलिए आगे ले चलते हैं। बोलना, यहाँ पे 2 नंबर की बात करेंगे कि बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है। देखिएगा, एक होता है ग्रहण पक्ष और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष। तो बोलना, आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, ये 4 प्रकार के आपके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्रम भी याद रख लीजिएगा। बहुत बार ये बनता भी है कि इनका क्रम, भाषा कौशल का एक क्रम कैसे है। तो सुनना होता है, फिर इसके बाद आपका बोलना होता है, सुनना, बोलना, और इसके बाद होता है प्यारे पढ़ना, और इसके बाद लास्ट में होता है लिखना। तो एक क्रम एक बार आपका बना भी है यूपी टेट में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो बाद में जो प्रक्रिया होती है वो लिखने की होती है। तो बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इसमें देखिएगा जैसे कि बोलना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे लिखना हो गया। तो बोलकर और लिखकर दोनों पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, ये चीज़ें बोलकर और लिखकर। और यहाँ पे लिखेंगे सुनकर और पढ़कर। सुनकर और पढ़कर क्या करते हैं हम दोस्तों? तो ग्रहण पक्ष का एग्जाम्पल है। सुनना और पढ़ना एक किस चीज़ का है? तो ग्रहण पक्ष का है। और जो आपका बोलना और लिखना होता है ना, यह अपनी अभिव्यक्ति का साधन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो यह आपके अभिव्यक्ति का साधन होता है। तो आपको यही चीज़ें मुझे बतानी है कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बोलना और लिखना क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति, बच्चा, मनुष्य बोलकर और लिखकर अपना विचार को अभिव्यक्त करता है, तो यह अभिव्यक्ति पक्ष के उदाहरण होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं से प्रश्न एक बनता है कि बोलना लिखना तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर कह दे कि सुनना और पढ़ना क्या है, तो सुनना और पढ़ना ग्रहण पक्ष है या ग्राम्यात्मक पक्ष कहे जाते हैं। इससे हम चीज़ों को सुनकर और इसके बाद पढ़कर हम लोग ग्रहण करते हैं कुछ चीज़ों को कि क्या कही जा रही है। तो ये ग्रहणात्मक पक्ष होगा और ये दोनों चीज़ें होगा अभिव्यक्तात्मक पक्ष होगा। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिशु की प्रथम भाषा कौन सी कही जाती है, आपको यही बताना है। याद रखेंगे, जो आपको बता दे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 प्रश्न बन जाता है कहीं कहीं पे। शिशु पूछ देता है शिशु किसे कहते हैं, और एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों नवजात शिशु किसे कहते हैं। यही आपको बताना है और बताइएगा हमको कि 2 चीज़ें होता है कि नवजात शिशु किसे कहते हैं और शिशु किसे कहते हैं। आपको बता दें, शिशु जो होता है ना, 3 माह के बच्चे को शिशु बोलते हैं, याद रखना। और नवजात शिशु जो होता है ना, जन्म से लेकर 28 दिन का जो समय होता है ना, इसी को हम लोग नवजात शिशु का नाम देते हैं। राइट बात। चलिए आगे ले चलते हैं। शिशु की प्रथम भाषा क्या है? जो शिशु होता है वह अंग्रेजी प्रथम भाषा होता है, कि उसका मातृभाषा होता है, कि शुरू में हिंदी ही बोलना स्टार्ट कर देता है, कि राष्ट्रभाषा बोलता है, क्या करता है? आपको तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न है कि शिशु की जो प्रथम भाषा होती है वह मातृभाषा होती है। वह माता से सीखता है, मम्मी को मम्मा कहेगा, पापा को पप्पा कहेगा, ये सब चीज़ें करेगा। और छोटी छोटी कोई भी भाषा होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि उसको पानी चाहिए तो पानी का पूरा वर्ड पानी ना बोल के पुण्य, ऐसे सब चीज़ों को बोलता है, और यही उसकी मातृभाषा कहलाती है, जो अपने माता पिता से, परिवार से, समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आगे चलते हैं। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का क्या अर्थ होता है, यही आपको बताना है। जो भाषा की शिक्षा होती है इसके अंतर्गत सुनने का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ऑप्शन आपके सामने है। ध्वनि संकेतों का श्रवण होता है सुनने का अर्थ, कि केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण होता है, कि बोधपूर्वक श्रवण होता है, कि आपका ध्यानपूर्वक श्रवण होता है, आपको ये बताना है। देखिएगा यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या होता है। सुनने का जो अर्थ होता है दोस्तों ना, इसको अगर चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग तो सबसे पहले बी को कैंसिल कर दीजिएगा। ध्वनि संकेतों का श्रवण इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा। आपको ऑप्शन दो मिल रहे हैं प्यारे। जब दो मिल रहे हैं तो एक देखिएगा बोधपूर्वक श्रवण और एक है ध्यानपूर्वक श्रवण। तो याद रखना बोध और ध्यान में सबसे बेस्ट जो है ना बोध होता है। बोध का मतलब ये होता है ना कि उसको सुनकर उससे अर्थ प्राप्त करना, और ध्यानपूर्वक मतलब सुनना, मतलब चीज़ों को बस सुन ही लेना। याद रखना बोध जो है ना यह मस्तिष्क विकास से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप सही मानिएगा। ये बात को याद रखेंगे दोस्तों। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण के साथ न जाइएगा, क्योंकि यह जो है ना आपका प्रत्यक्ष तो दिख रहा है, लेकिन आप इसके अर्थ के साथ जाइएगा ना तो आपका बोधपूर्वक श्रवण होगा। और आयोग ने इसको माना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका केवीएस में बना है, केंद्रीय विद्यालय समिति के एग्जाम में बाल विकास में पूछा गया है। काफी चुनिंदे प्रश्न को लिया हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है किस चीज़ की। दैनिक, दैनिक का मतलब क्या होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। दैनिक का मतलब होता है रोजमर्रा, याद रखेंगे, रोज, डे बाय डे, प्रतिदिन। दैनिक का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। तो मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक क्रिया किस चीज़ की करनी पड़ती है, रोज रोज, सुनने की, कि पढ़ने की, कि आपका लिखने की, कि आपका बोलने की। मैं आपको चार ऑप्शन दिए हैं ना, कभी आप घबराइएगा मत। चार ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, जब एग्जाम परीक्षा हॉल में बैठिए तो उस ऑप्शन को छाट कर निकाल दीजिए जो गलत हैं। देखिएगा जो पढ़ने का काम तो सबसे फोर्थ नंबर पर आता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखने का भी काम जो होता है ये भी मतलब फोर्थ नंबर पे आप लोग लिखने को रख लो, 3 नंबर पर इसको रख लो। और यहाँ पे देखिएगा बोलने का काम जो होता है ना 2 नंबर पर लिखो। सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस काम को करता है, सुनने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना, सुनना, यहाँ पे बोलना, और यहाँ पे 3 नंबर पर पढ़ना, और 4 नंबर पर लिखना। ये तो भाषा कौशल के क्रम ही हो गए हैं कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कार्य में आते हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्य काम करता है किस चीज़ का दोस्तों, तो सुनने का काम करता है। ये बातों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है। आपको यही बताना है दोस्तों कि बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है। अंग्रेजी की शिक्षा है, क्या आपका मातृभाषा की शिक्षा है, क्या आपका विद्यालय की शिक्षा है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखेंगे। हमारा तो ये अनुमान होगा ना कि मेरे इतने प्यारे साथी होंगे जो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ही चले जाएंगे। देखिएगा कभी भी आप पेडागोजी को हल करिएगा तो पेडागोजी में बच्चों के अकॉर्डिंग चले जाइएगा, माता पिता के साथ बच्चों के अकॉर्डिंग ही जाइएगा। कभी भी पेडागोजी के प्रश्न को हल करिएगा बाल विकास में तो देखिएगा बच्चा के लिए कौन परफेक्ट रहेगा। बच्चे को आप अंग्रेजी शिक्षा दीजिएगा, ये प्रधान साधन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद्यालय के इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। अब विद्यालय की शिक्षा और मातृभाषा में सबसे बेस्ट आपका होगा कि जब बच्चे को उसकी माता की भाषा से, उसकी मातृभाषा से जोड़ के आप पढ़ाइएगा तो बच्चा काफ़ी उन्मुक्त, चुनिंदे तरीके से पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी वह खुश होगा और चीज़ों को आसानी से समझने की वो कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की भाषा सबसे बेस्ट भाषा, प्रधान भाषा मानी जाती है मातृभाषा। इस बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बालक के संवेग। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, संवेग अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध होता है, तो यही बताना है दोस्तों। जो बच्चे के संवेग होते हैं ना, इसको मैकडुअल ने 14 संवेगों की बताई है। ये बातों को याद रखेंगे। संवेगों की संख्या कितनी बताई है, तो मैकडुअल द्वारा संवेगों की खोज की गई है। जो रोना, बोलना, सोना, ये सभी दोस्तों ये संवेग होते हैं। तो बालक के संवेग और अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ होता है, कि सामान्य होता है, कि अच्छा होता है, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए घनिष्ठ, सामान्य और अच्छा में देखिएगा, अच्छा तो उतना बेस्ट नहीं है, सामान्य होगा नहीं, घनिष्ठ के साथ जाएगा। घनिष्ठ का मतलब ये होता है ना कि बच्चे के जो संवेग और अस्थायी भाव होते हैं उसका मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब बहुत तगड़ा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बालकों का बौद्धिक, यहाँ पे देखिएगा बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यही आपको बताना है। तो जो बच्चों के बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया और सांस्कृतिक हो गया, खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर
अध्ययन क्षमता पर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इनमें से कोई नहीं को बिल्कुल गलत कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बौद्धिक की बात कहा है, यहाँ पे नैतिक की बात कहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक की बात कहा है, यहाँ पे शारीरिक बात नहीं कहा, तो खेल क्षमता तो होगा नहीं। अब देखिए, अध्ययन क्षमता और भाषा क्षमता में याद रखना दोस्तों, यहाँ पढ़ने से बात नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे आएगा भाषा क्षमता। अगर भाषा क्षमता बच्चे के अंदर है तो बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास उसके भाषा क्षमता पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला क्या है दोस्तों। आप लोगों तो इसको हिंदी में पढ़ ही लिए हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शब्द भंडार घोतक है, किसका है दोस्तों, यही बताना है। तो याद रखना, शब्द भंडार घोतक है, किस चीज़ का घोतक है, भाषा विकास का है कि शारीरिक विकास का है कि मानसिक विकास का है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे शब्द भंडार घोतक है, शब्द भंडार शारीरिक विकास का नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मानसिक विकास और भाषा विकास, यहाँ पे शब्द दिया है और शब्द से किस चीज का विकास होगा, मानसिक विकास का घोतक नहीं होगा, ये भाषा विकास का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब प्रश्न में ही उसके आंसर छिपे हैं, थोड़ा आप लोग उस अलग तरीके से उसको देखिएगा, एक मन से देखिएगा और बौद्धिक रूप से देखिएगा, तो आपके आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। आपके 50% जो आपके सीडीपी के प्रश्न के आंसर होते हैं उस प्रश्न में ही छिपे होते हैं। अगर आप इसी प्रश्न को लीजिए तो देखिए ना, शब्द है, शब्द का विकास किससे होगा, मानसिक से होगा, मानसिक का होता, लेकिन कुछ परसेंट आप लोग रखिएगा। शब्द भंडार से हम भाषा विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शब्द का भंडार अगर आप लोग सीख लिए तो बच्चे का भाषा विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। मौखिक भाषा के 3 मुख्य क्रम बताए गए हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है सांकेतिक और एक होता है लिखित। जब हम लिख कर प्रकट करें तो लिखित, संकेतों के द्वारा प्रकट करें तो सांकेतिक, और मुंह से बोलकर चीज़ों को हम कहें तो उसको हम लोग प्यारे बोलेंगे मौखिक। तो यहाँ देखिएगा, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण का हम मौखिक के रूप में कोई संबंध नहीं। यहाँ पे ध्वनि होती है, आपका वचन होता है, उपरोक्त सभी होता है। नहीं दोस्तों, याद रखना, मौखिक से हम ध्वनि, साउंड, अंतिम इकाई जो होती है ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा, यही आपको बताना है दोस्तों। हिंदी की उपभाषा कौन सी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है। बिल्कुल, आप लोगों को मैंने जब हिंदी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बता रहा था, ये हिंदी टाइपिकल प्रश्न ही है। जब हमारी टीमों द्वारा इसको प्रश्न का एनालिसिस कराया जाता है तो वहाँ से प्रश्नों को रख लिया जाता है और कहीं से प्रश्नों को, अच्छे अच्छे चुनिंदे प्रश्नों को उठा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, हिंदी भाषा की उपभाषा बिहारी भाषा भी है, पूर्वी भाषा भी है, आपकी राजस्थानी भाषा भी है, अवधी भाषा भी है, तमिल भाषा, मतलब तमाम भाषाएं हैं। तो आप लोग उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है, यही आपको बताना है। 13 नंबर की बात करिएगा दोस्तों, तो जैसे आप लोग देखें ना कि हिंदी की उपभाषाएं तमाम भाषाएं होती हैं, तो उसी तरह उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां होती हैं दोस्तों। एक बोलियां नहीं होती है, दो बोलियां नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। और याद रखना, उपभाषा में अनेक प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है प्यारे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना होगा 63 88 46 79 11 पे आप लोग कमेंट कर दीजिए। और वहीं पे आपको जब आप लोग चैट कर दीजिएगा, चैट में आप लोग पीडीएफ लिख दीजिएगा और वहाँ से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आपको प्रत्येक वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री, मुफ्त, और भी चीज़ें, प्रिपरेशन की चीज़ें वहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपको यही बताना है। तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो दोस्तों याद रखना, वर्ण से ही भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, इसको लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि लिपि क्या होती है। तो लिपि वर्णों की व्यवस्था है कि वाक्यों की व्यवस्था है कि शब्दों की व्यवस्था है कि इनमें से कोई नहीं, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखना, लिपि जो होती है दोस्तों वह वर्णों की व्यवस्था होती है। याद रखना, अपनी हिंदी किस भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि, और आपका हिंदी की देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। और याद रखना, ये बाएं से किधर को लिखी जाती है, दाएं को लिखी जाती है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भाषा का ग्रहण पक्ष कौन सा होता है, आपको ये बताना है। सुनना होता है, पढ़ना होता है, सुनना एवं पढ़ना दोनों होता है, लिखना होता है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और दोनों मिल रहे हैं आपका ऑप्शन सी में। मैंने तो अभी बता देना कि सुनना और पढ़ना इससे एक ग्रहण पक्ष हैं। क्या है दोस्तों, ये ग्रहण पक्ष हैं। और इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि अभिव्यक्ति पक्ष क्या होते हैं। तो इसके बाद जो बच रहे हैं ना, सो दोस्तों याद रखना, सुनना और पढ़ना ये हो गया। तो इसके बाद आपका क्या हो गया दोस्तों, बोलना हो गया। और इसके बाद आपका क्या हो गया, लिखना हो गया। ये अभिव्यक्ति के पक्ष होते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 17 नंबर की। 17 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है दोस्तों, ये कथन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदा है। आपको हम बता दें दोस्तों, ये आपका केवीएस में ये भी प्रश्न बना है और काफी इंपॉर्टेंट और चर्चाओं में रहने वाला है प्रश्न और काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जिस प्रकार बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक है, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसी तरह उसके मानसिक विकास के लिए जो आवश्यक है दोस्तों, उसकी मातृभाषा। इसको कहने वाले ये जो महान शख्सियत है उनका नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है। जो नवजात शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो वह सबसे पहले क्या करता है, वह रुदन करता है। रुदन का मतलब होता है दोस्तों रोना। क्या होता है दोस्तों, रोना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चा होता है वह बलबलाता है। 6 से 10 महीने का बच्चा क्या करता है दोस्तों, याद रखना, 6 से जब 10 माह का बच्चा होता है ना, तो वह बलबलाता है। क्या करता है दोस्तों, बलबलाना, याद रखना। और दोस्तों यही जब आगे चलता है तो याद रखना, जैसे 2 से 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वह कूइंग करता है। क्या करता है दोस्तों, कूइंग करता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। अगर कविता शिक्षण कराया जाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे शब्दार्थ बोध कराना उसका अर्थ होता है कि मनोरंजन कराना होता है, कि मापन क्षमता होता है, कि भावानुभावन होता है। आप देखिएगा ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं बहुत लोग गलती भी करेंगे। बहुत लोग ऐसे प्यारे साथी होंगे जो कहेंगे कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शब्दार्थ का बोध कराना होता है, कोई कहेगा कि मनोरंजन कराना होता है। याद रखना ये दोनों चीज़ें गलत है। बहुत लोग मापन क्षमता के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि क्षमता तो कराना पेडागोजी के अकॉर्डिंग गलत होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, भावानुभावन होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, यही आपको बात देखना है दोस्तों। जो भाषा विकास होता है ना, इसको प्रभावित करने वाला जो होता है ना, बाल विकास की परिपक्वता होती है, कि आपका प्रेरणा होता है, कि आपका स्वास्थ्य होता है, कि उपयुक्त सभी होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो बच्चे का भाषा विकास उसकी परिपक्वता मेच्योरिटी से भी प्रभावित होती है, प्रेरणा मोटिवेशनल से भी प्रभावित होता है, उसके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी को आप लोग लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर की बात करेंगे कि प्रत्येक प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियाँ होती है। याद रखना, प्रत्येक भाषा में जो बाणी ध्वनियाँ होती है और क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। क्या आपका असंख्य प्रकार की होती है, कि सीमित संख्या में होती है, कि केवल संयुक्त होती है। आपको बता दें, प्रत्येक भाषा में जो बाणी ध्वनियाँ होती है दोस्तों, वह सीमित संख्या में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ध्वनियाँ है ना, आप लोगों को नहीं बताया जाता है कि 52 थी पहले, अब 1 बढ़ गई, 53 हो गई। तो इतने कितनी ध्वनियाँ हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इनकी संख्या क्या है प्यारे, तो सीमित है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना, जो आपका लिखना हो गया, पढ़ना हो गया और संकेतों का प्रयोग करना होगा, यह किसके अंतर्गत आता है, या भाषा के अंतर्गत आता है, कि बाणी के अंतर्गत आता है, कि मनोभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, जैसे कि आपका लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, संकेत करना हो गया, ये बच्चे के भाषा विकास से संबंध रखते हैं, ये भाषा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है, यही बताना है दोस्तों। जो आपका शिशु में क्रंदन की प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुंदन या क्रंदन करने की जो प्रक्रिया होती है, बच्चा जन्म से ही स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। याद रखना, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की जो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, वह अधिगम होता है, कि वह शिक्षण होता है, कि आपका स्मरण होता है, कि आपका विस्मरण होता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, सार्वभौमिक प्रक्रिया के तरीका से बच्चा अधिगम करता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो बच्चा क्या करता है दोस्तों, बच्चा सीखता है। ये बातें याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करेंगे कि मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। तो मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास पाठन क्रिया के द्वारा होगा, कि लेखन क्रिया के द्वारा होगा, कि भाषा के द्वारा होगा, कि इनमें से कोई नहीं। किस चीज़ के द्वारा होगा आपको यही बताना है। तो मनुष्य की जो संस्कृति व सभ्यता होती है ना, इसका विकास हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? भाषा के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को मैं स्क्रिप करूंगा क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग देख ही रहे हैं, प्रश्न साफ दिख नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया था। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यही बताना है। थॉर्नडाइक साहब के थे, कि मैकडुअल साहब के थे, कि स्किनर, कि पावलोव, आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखना, सीखने के प्रमुख नियमों को याद रखना। स्किनर कहे थे कि नकल करके बच्चा सीखता है, याद रखना। ये कई बार बताया है कि नकल करके बच्चा सीखता है, ये चीज़ें स्किनर के द्वारा कहा गया था। मैकडुअल ने संवेगों की खोज की थी, 14 संवेग को इन्होंने बताया था, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखना। और सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के प्रमुख नियमों को कहा गया था। और इनके द्वारा सीखने के प्रमुख नियम को कितने थे, तो 3 थे। और ये 3 नियम क्या थे? पहला था तत्परता का नियम, याद रखना दोस्तों, पहला था तत्परता का नियम, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, तत्परता का नियम। और सेकंड नंबर पर था आपका अभ्यास का नियम, याद रखना दोस्तों, अभ्यास का नियम था। और इसके बाद थर्ड नंबर पर था प्रभाव का नियम, याद रखना दोस्तों, थर्ड नंबर पर क्या था, तो प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और थर्ड नंबर पे प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के प्रमुख 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, यही आपको बताना है कि नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। स्किनर थे, क्या आपके कोहलर थे, क्या आपके पावलोव थे, क्या आपके टर्मन थे, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें नवीन अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे, तो स्किनर थे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहते थे बच्चा नकल करके सीखता है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। अगर पावलोव की बात करें तो पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए थे, आप लोगों को लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे। जो इनका सिद्धांत क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में अगर आपके सामने आएगा तो शायद चीज़ों को आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर बात यहीं पे हम कोहलर की करें तो कोहलर ने दिए थे अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, याद रखना दोस्तों, याद रखिएगा। ये दिए थे आपका अंतर्दृष्टि अनुबंधन सिद्धांत, ये भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुबंधन सिद्धांत ये दिए थे, इनका नाम था कोहलर, याद रखना। अगर बात हम टर्मन की करें तो टर्मन दिए थे इंटेलिजेंस परीक्षण, इन्हीं का है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये भी याद रखिएगा। इंटेलिजेंस परीक्षण इनका है, परीक्षण, इसको भी आप लोग याद रखना। तो अनुबंधन सिद्धांत स्कैनर का है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 नंबर की बात करते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। मैंने तो अभी बताया कि अनुकरण का सिद्धांत स्कैनर ने दिया था और ये बताए थे कि बच्चा नकल करके सीखता। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आगे चलते हैं, सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से परिवर्तन होता है, किस चीज़ का परिवर्तन होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, कि व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होगा, कि व्यक्ति की प्रेरणा में होगा, कि उपरोक्त सभी में होगा। यही चीज़ें आप लोगों को बताना है दोस्तों, याद रखिएगा। सीखने में परिवर्तन होता है किस चीज़ में, तो व्यक्ति की प्रेरणा में होता है, कि व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में होता है, कि व्यक्ति के व्यवहार में होता है, याद रखना सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है। तो मौखिक कार्य का मतलब होता है बोल बोल के, ठीक ना। तो कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? बालकों को अक्षर बोध कराना, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, बालकों को बालाघात का ज्ञान कराना और उपरोक्त सभी क्या आप करा सकते हैं। तो बच्चे जब टीचर होते हैं कक्षा में, बच्चों से बोल बोल के पढ़ाते हैं। जैसे आपका वर्णमाला हो गया, जैसे क ख ग घ हो गया, आपका अ आ ई हो गया, आपका ABCD हो गया। ये चीज़ें जब टीचर बोल बोल के बच्चे को क्लास में पढ़ाता है या कहता है कि आप बोल बोल के पढ़ो, तो उसका लक्ष्य क्या होता है, वो किस चीज़ की प्राप्ति करना चाहता है? तो बालकों का अक्षर बोध भी इसके माध्यम से होता है। क्या होता है दोस्तों? बालकों का अक्षर बोध भी होता है, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध होता है। उसके बालाघात का मतलब होता है ना हकलाना जैसी समस्याओं को भी दूर कराना होता है। तो याद रखना, जब सब चीज़ें होती हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों ना लॉक करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर की बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था। मैंने तो बताया था थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 नियम को प्रतिपादित किए थे, उन्हीं का नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। यही आपको बताना है दोस्तों। सीखने के लिए जो मनुष्य होता है ना, वह किस विधि को सर्वाधिक अपनाता है। बच्चे जो करते हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, सही बात है। सूझबूझ के द्वारा सीखते हैं, ये भी सही बात है। त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी के द्वारा, ये भी बात सही है। अगर देखिएगा बच्चा जो होता है ना, सीखने में अनुकरण करता है, चीज़ों को सुन सुन के उस चीज़ का अपने अंदर विचार करता है, भी बात सही है। सूझबूझ रखता है तभी भी बच्चा सीखता है। त्रुटि एवं प्रयास मतलब गलत करता है, बच्चा जितना गलती करेगा उतना ही सीखने का प्रथम जो स्थान होता है ना, गलती करना होता है। जब बच्चा प्रथम चरण में गलती करता है तो वो समझ लीजिए कि पहला चरण को पार कर लिया, अब वो सीखने के लिए उत्साहित है। तो याद रखिएगा सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है, तो तीनों विधियों को अपनाता है। अनुकरण के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन है, यही आपको बताना है। तो सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्वों को आपको बताना है दोस्तों। याद रखना जो सीखने की प्रक्रिया के द्वारा सुदृढ़ बनता है, प्रेरणा, ये भी बात सही है। अभ्यास, ये भी सही है। परिपक्वता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 35 नंबर की। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के वाले तत्व, अभी तो इसका रिपीट हो गया, उपयुक्त सभी इसका सही होगा। आगे देखते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है, तो याद रखना ये जो है ना अधिगम की परिभाषा है। क्या है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये जो है अधिगम की क्या है, अधिगम की परिभाषा है प्यारे। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही जो होता है उसको हम लोग सीखना कहते हैं। और यह किसका है दोस्तों, तो याद रखना यह परिभाषा गेट्स व अन्य ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर की। भाषा किसका साधन है। भाषा वाचन का साधन है, क्या आपका भाव अभिव्यक्ति का साधन है, क्या आपका लेखन का साधन है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें भाषा के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, अपने भाव अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड न किया जा सके वह क्या है, आपको ही बताना है। हिंदी से रिलेटिव टॉपिकल प्रश्न है कि वह मूल ध्वनि जिसका हम खंड खंड न कर सके। भाषा विकास से दोस्तों, ये बाल विकास का ही रूप होता है। उसको हम लोग शब्द बोलते हैं, कि वर्ण बोलते हैं, कि पठन बोलते हैं, कि उसको हम लोग पाठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको बता दें, शब्द का भी खंड किया जा सकता है, पठन का भी खंड किया जा सकता है, पाठन का भी कर सकते हैं, वर्ण का नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग बिल्कुल लॉक करिएगा। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो 6388, याद रखना दोस्तों 6388 46 79 11 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप में PDF लिख दीजिए और आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पे हर वीडियो का फ्री में आपको PDF और इसके बाद स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 39 नंबर की। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। याद रखना दोस्तों, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, याद रखना दूसरों के बात सुनकर समझ सके, बात सही है दोस्तों। पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, ये भी बात सही है दोस्तों। बोलकर अपनी बात कह सके, भी बात सही है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो उपयुक्त सभी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर की बात करेंगे। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो याद रखना प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है, स्कैनर का है, कि आपका डार्विन साहब का है, कि आपका पावलाव का है, कि क्रो एंड क्रो का है, किसका है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन कहने वाले जो दोस्तों हैं वह उनका नाम है स्कैनर। क्या है दोस्तों, याद रखना स्कैनर साहब ही बताए थे कि बच्चे जो होते हैं ना वो एक दूसरे से नकल करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कैनर को नकल से याद रखना, जैसे आप लोग देखते हैं ना गूगल से स्कैन किया जाता है, नकल किया जाता है, किसी चीज़ों को स्कैन करके नकल कर लेना, ऐसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, 41 नंबर की बात करेंगे। अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता क्या है आपको यही बताना है दोस्तों। परिवर्तनशीलता, बिल्कुल अधिगम बच्चे के अंदर जब भाषा विकास होता है, अधिगम करता है, बच्चे सीखता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, बस सही बात है। सार्वभौमिकता आती है, बात सही है। समायोजनशीलता आती है, बिल्कुल बात सही है। उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा।
चलिए आगे चलते हैं, 42 नंबर की बात करेंगे। क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण क्या है, यहीं पे बताना है। क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया करना, और क्रिया करके जब सीखता है बच्चा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक अधिगम। याद रखना, साइकिल चलाना एक क्रियात्मक अधिगम है, कि पढ़ना सीखना एक क्रियात्मक अधिगम है, कि हिसाब लगाना होता है, कि इनमें से कोई नहीं, ए नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ने में क्रियात्मक अधिगम नहीं होगा दोस्तों। बच्चा जब साइकिल चलाता है ना तो यहाँ पे शारीरिक विकास कर रहा है, तो यह होगा क्रियात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, बिल्कुल सही आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 43 नंबर की। स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है। स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था। याद रखना दोस्तों, स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा ये कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, पाउलो फ्रेइरे और सुकरात। आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिक्षा की अवधारणा की आलोचना करने वाले ये मनोवैज्ञानिक हैं। आपको अगर पूछे ना कि शिक्षा की अवधारणा करने वाले इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो याद रखना शिक्षा की आलोचना इन्होंने किया था। और स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती का मतलब होता है दोस्तों आलोचना ऐसे याद रखना। तो शिक्षा की आलोचना करने वाले महान मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है पाउलो फ्रेइरे। याद रखना, यह आलोचक थे, यह भाषा विकास के आलोचक थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के अकॉर्डिंग न जाइएगा। आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा की अवधारणा की आलोचना किसने किया था, तो पाउलो फ्रेइरे। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर की बात करते हैं। 44 नंबर का राय कि संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रधानता होती है। शारीरिक का, कि सामाजिक का, कि आपका मानसिक का, कि उपयुक्त सभी का। बहुत से लोग होंगे ना कि जो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। संज्ञानात्मक की बात कहा है कि संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है, प्रधानता की बात कहा है। तो संज्ञानात्मक में दोस्तों क्या होता है, तो इसमें मानसिक विकास होता है, इसमें मस्तिष्क विकास होता है, इसकी प्रधानता सबसे बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और उपयुक्त सभी के साथ न जाइएगा, ठीक ना। प्रधानता पूछा है, संज्ञानात्मक मतलब मस्तिष्क विकास से है, राइट बात। चलिए आगे देखते हैं, भाव एवं संवेगों की भाषा क्या होती है, यही बताना है दोस्तों। भाव एवं संवेगों की भाषा रचनात्मक भाषा है, कि भावात्मक भाषा है, क्रियात्मक है, कि लिपकी है। बिल्कुल आप देख के ही समझ जाएंगे कि भाव एवं संवेग कहाँ मिलेंगे, भावात्मक में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निरर्थक शब्द वे कहलाते हैं कि जिनका बिल्कुल कोई अर्थ ना निकलता हो। याद रखना, और वह प्रश्न आपका ऑप्शन कौन से होगा, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट न हो। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थ प्रकट नहीं होता हो, उसी को हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों 47 नंबर की। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है। कौन भाषा शिक्षण सिद्धांत में नहीं आता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बिल्कुल बच्चा स्वतंत्र होगा उतना ही चीज़ों अच्छे तरीके से भाषा शिक्षण करेगा, सीखेगा, राइट बात है। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चा नकल करके सीखता है, ये भी आता है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी आता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। ये बातें आप लोग याद रखना, मतलब कि सब आते हैं ना, तो आप लोग डी के साथ जाइएगा। याद रखना, सिद्धांत में नहीं आता है, ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है, तो याद रखना, स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है, अनुकरण का सिद्धांत भी आता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी आता है। तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है, आप लोग जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो ना आता हो। इसका कहने का मतलब यही भाव निकल कर आएगा। आगे देखते हैं, 48 नंबर की बात करेंगे। 48 नंबर कर रहे हैं, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त की जाती है। आपको यही बता दें दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कि आपका पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, पढ़ना पड़ेगा, कि आपका लिखना पड़ेगा, कि उपयुक्त सभी क्या होगा दोस्तों, यही आप लोग याद रखिएगा। तो आपको बता दें, ध्वनियों के विभेदीकरण, ध्वनि का क्या होता है, ध्वनि का मतलब है दोस्तों साउंड से, और साउंड को आप लोग विभेद कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे, ये बात याद रखना, वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त की जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुन के आप भाषा को अलग अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 49 नंबर की बात करेंगे। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ छात्रों में क्या लाता है दोस्तों, यही आपको बताना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गृह कार्य का मतलब होता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको घर पर भी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है, तो इससे वह स्वाध्याय प्रेमी, मतलब घर पर वह स्वयं से पढ़ते हैं और स्वयं से पढ़ने का प्रेमी वो बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर क्या आता है, यही बात का है दोस्तों, याद रखना, तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है। सही बात है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करना, इसी सब काम करने के लिए बच्चों को गृह कार्य नहीं दिए जाते हैं। विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराना और थकान उत्पन्न करना।
थकान उत्पन्न करना बिल्कुल गलत होगा। अब बात ए और सी में आएगी कि ए और सी में क्या सही होगा। तो तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। याद रखना, अगर आपका ए और सी दोनों दिया रहता तो हम लोग ए और सी के साथ चले जाते हैं, राइट बात। लेकिन यहाँ पे आपका सी और ए में क्या सही होगा, तो विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराना बात सही है, लेकिन जितना बात ए सही है ना दोस्तों, उतना बात ए नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आयोग ने इसे बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न आपका सुपर टेट में बना है, ये चीजें आप लोग याद रखना, ये सुपर टेट में प्रश्न बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करिएगा। आगे देखते हैं, वाचन प्रवणता। याद रखना, वाचन प्रवणता का मतलब होता है बोलना। वाचन प्रवणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप आयोजन करने चाहिए, यही आपको बताना है। वाचन प्रवणता मतलब वाचन में निपुण होना, मतलब बोलने में निपुण होना, भाषण देने में निपुण होना। तो भाषण की क्रिया को कराना चाहिए, अंताक्षरी की क्रिया को कराना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, उपरोक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों, बोलने की क्षमता कब विकसित होती है, जब बच्चे को भाषण देने के लिए आप प्रोवाइड कराएंगे, मोटिवेट करेंगे, अंताक्षरी का कार्यक्रम कराएंगे, बात सही है दोस्तों, वाद विवाद कराएंगे, तर्क वितर्क कराएंगे, उसको बोलने के उपयुक्त समय देंगे और उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा, देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।